अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्माइलिंग हेल्थ कास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कनीज़ा ज़ैनब। आज हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि मेल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मेल हेल्थ एक बहुत सीरियस कंडीशन है जो कि मर्द को साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट करती है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन फ्रॉम इस्लामाबाद डॉक्टर सुभान यासिन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्पेशली फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो डॉक्टर सुभान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जी कि इस टॉपिक, अभी नाम मैंने डिस्क्लोज नहीं किया जी लेकिन आप खुद ही बताएंगे बिकॉज यू आर द पायनियर, जी ऐसा क्या आपको इस टॉपिक के ऊपर मतलब रिसर्चेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी या पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि आप तो पायनियर बन गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इस टॉपिक की अगर बात करूं तो द टॉपिक इज़ बो शॉट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन विच इज़ बेसिकली अ बोटॉक्स इंजेक्शन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बोटॉक्स के नाम से सबको ये लगा कि इट्स एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जिसको हम अपनी एस्थेटिक प्रैक्टिस में रिंकल्स की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बोटॉक्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स रिंकल्स के साथ साथ आपके और बहुत सारी कंडीशन जैसे कि माइग्रेन में आपके जो एक्स्ट्रा स्वेटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ नाउ इट्स हियर फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेल सेक्सुअल हेल्थ जिसके बारे में आपने भी बात की कि उससे सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग। और मुझे इसका ख्याल क्यों आया? मुझे इसका ख्याल इसलिए आया कि जब हम अपनी प्रैक्टिस का स्टार्ट लेते हैं तो वी स्टार्ट एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। वहाँ पे हम जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं कि एवरी डे वी डू फेस सच पीपल, हमें ऐसे लोग आके मिलते हैं जो इस इशू से मुतासर हो रहे होते हैं। अब हम अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डेफिनेशन करें तो इट्स बेसिकली इनएबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसमें एक जो मेल होता है उसकी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती जिसकी वजह से वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर टुडेज मैन। अब उसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ में उसके कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल और वास्कुलर। मैं हमेशा इस दो कॉजेज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। इसके अलावा भी कॉजेज़ हैं जैसे कि हार्मोनल कॉजेज़ हैं, फिर उसमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर डिफरेंट थिंग। बट जो हमारे इस टाइम माहौल में जो ज़्यादा बड़ा कॉज है दैट इज़ बेसिकली हार्मोनल के अलावा द वास्कुलर एंड द साइकोलॉजिकल। आपको पता है डॉक्टर कनीज़े कि हमारी ज़िंदगी इज़ स्ट्रेसफुल, हम एवरीबडी इज़ इन द स्ट्रेस। दैट स्ट्रेस इफेक्टिव, जैसे हम कहते हैं ना कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपकी स्किन तरोताज़ा नहीं रह रही, तो स्किन के साथ साथ ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। तो उसकी वजह से मुझे ये एक माइंड में पॉपअप हुई बात कि वाई नॉट। एंड अगर मैं बात करूं कि मुझे एक्चुअली में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ टू ब्रॉड दिस ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान, 2022 वेरी बिग नेम रोनाल्डो, हमारे बहुत मशहूर फुटबॉलर हैं, उनकी एक मुझे स्लाइड पॉपअप हुई और उसमें उनकी पिक्चर लगी हुई थी। आई एम नॉट बिग फैन ऑफ स्पोर्ट्स और मैंने जब बट आई नो रोनाल्डो, मेसी एंड फ्यू अदर नेम्स, जब मैंने उनकी पिक्चर देखी तो मुझे लगा कि व्हाट इज़ दिस। मैंने जब वो पिक्चर ओपन की, वो पोस्ट ओपन की, उसमें इट वाज मेंशन दैट ही हैज़ बीन थ्रू दिस ट्रीटमेंट, बोटॉक्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब जब इस पर फिर मैंने डिटेल सर्च की एंड मुझे पता चला, क्योंकि हम लोग तो बोटॉक्स आपको पता है पहले से रिंकल्स के लिए ट्रीट मतलब बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन मुझे भी यही मतलब मेरे नॉलेज में था कि बोटॉक्स जो है बेसिकली सिर्फ आपके रिंकल्स को ही ट्रीट करता है। बट क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए सुना है, देखा है, तो यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई वर्क ऑन इट, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड फिर मुझे पता चला कि दुनिया में 2015 से ये ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं अक्सर अपनी कॉन्फ्रेंस में भी ये कहता हूँ कि मुनीर नियाज़ी साहब ने बोला कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, और उनने बड़ा खूब बोला, ख़ास तौर पे बीइंग पाकिस्तानी हमेशा देर कर देते हैं हम। तो हमने उस ट्रीटमेंट में भी 2015 एंड इट्स 2024। और फिर हम अगर सर्वे की बात करें तो 1 in 5
5 में से 1 मेल इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बिगेस्ट नंबर। जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि डायबिटीज़ में आजकल हर घर में डायबिटीज़ है, तो उसी तरह 1 in 5 इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, कितने लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, तो उसके लिए फिर कुछ मैंने सर्वेज जब चेक किए, एक सर्वे है जिसमें मैशवेस मेल एजिंग सर्वे है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 2025 में अराउंड 322 मिलियन पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब आप सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन की बात करें, उसमें से 322 मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर। व्हाट्स द कॉज बिहाइंड इट कि सर्वे ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया है? सर्वे स्टार्ट हुआ था इस 19 में 1907, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बेसिकली कॉज उसका क्या है, द स्ट्रेसफुल लाइफ जो मेन कॉज है। साइकोलॉजिकल, आपको पता है कि कोई भी डिजीज़ है, इवन इफ़ वी टॉक अबाउट डायबिटीज़, इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें भी आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हम आजकल देख रहे हैं कि बड़े ही यंग एज में, 30 इयर्स ऑफ एज में, 25 इयर्स ऑफ एज में पीपल आर गेटिंग डायबिटिक। उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है दैट हैज़ बीन वेरी मॉडिफाइड। हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ तो आ चुके हैं, हमने बहुत ज़्यादा तरक्की तो कर ली है, लेकिन हम जिस्मानी और रूहानी तौर पे शायद बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर आप बात करें अपनी डेली एक्टिविटी की, तो वी आर नो मोर एक्टिव एनी मोर। हमने जितना सहूलियात को फराहम किया अपने लिए, हमने उनको अपने लिए नुकसान भी बना लिए। वी लेफ्ट वॉकिंग एंड रनिंग और एक्सरसाइजेज, और एक रेगुलर बेस पे वो चीज़ें नहीं हो रही। दूसरा पहले टाइम पे होता था, अच्छी खुराक मुयसर थी, चहलकदमी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, तो इंट्रैक्शन ज़्यादा था लोगों का, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत कम था। अभी मेन जो कॉज की मैं बात करूँगा, तो स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज। अगर आप थ्योरेटिकल बात करें तो वास्कुलर कॉज से क्या मुराद है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो वहाँ पे एक्यूरेट नहीं हो रही होती। यू नो बेटर देन एनीवन के बीइंग अ डॉक्टर आल्सो कि ब्लड सप्लाई इज़ द मेन पर्पस ऑफ एनी लिविंग थिंग, कि ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो हर चीज़ विल वर्क बेटर। हम अगर दिल की बात करें तो उसमें भी यही है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि आपकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो रही है। अब वो किस तरह से डैमेज हो रही है, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द कॉज। तो अगर हम बोटॉक्स की बात करें इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसा क्या कंपैरिजन है जो कि बाकी ट्रीटमेंट से इसको डिफरेंशिएट करता है? क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वैक्यूम थेरेपीज, पेनाइल इम्प्लांट्स और कुछ साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि पहले की जाती थी, बट क्योंकि अब पी शॉट्स भी लग रहे हैं, सो आई वुड वांट टू नो कि बोटॉक्स फॉर ईडी एंड पी शॉट्स ये दोनों क्या हैं और बोटॉक्स का बाकी सब ट्रीटमेंट से क्या कंपैरिजन है? ठीक, अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर द कंपैरिजन, बोटॉक्स कैसे हेल्प करता है? अगर बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हमें सुन रहे होंगे, सो बेसिकली इट हेल्प्स बाय रिलैक्सिंग द वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी वॉल्स को रिलैक्स करके ये डायलेशन करवाता है। नॉर्मली दोज वेसल्स ऑफ द पीनिस इज़ कंट्रैक्टेड फॉर्म में होती हैं, तो व्हेन द बोटॉक्स बीन इंजेक्टेड टू द वॉल्स ऑफ द वेसल्स, तो उसमें ये रिलैक्सेशन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होता है तो आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सबसाइड हो जाती है, प्रॉपर इरेक्शन आती है। जब हम बात करते हैं कि हम दूसरी ट्रीटमेंट से कंपैरिजन करें, जैसे आपने नाम लिया वैक्यूम का, तो उसमें बहुत सारे केस रिपोर्ट्स ये आए थे कि पीपल हैव गॉट डैमेज देयर ऑर्गन, पेनिस को डैमेज हुआ वैक्यूम किसी ने एक्स्ट्रा प्रेशर, इट वाज नॉट अ कंट्रोल्ड प्रोसीजर। फिर उसी की तरह वो इतना हेल्पफुल नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डैमेज ज़्यादा हो रहा था। देन हम अगर किसी और ट्रीटमेंट की तरफ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, एवरीथिंग हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट। हम पेनाडोल की भी बात करें तो इट आल्सो हैज़ अ साइड इफ़ेक्ट। तो वो हर उसी तरह फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दे रही थी रेदर देन हेल्पिंग। और इस पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हम जब को रिलेट करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, तो वी डू गो फॉर एसोसिएशन, अ प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री, अ प्रॉपर चेकअप। और इट इज़ बीन सेड कि पीनिस इज़ बेसिकली अ बैरो रिसेप्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Okay. That means if a person is suffering from erectile dysfunction, actual erectile dysfunction,
So he must be or he will be having a cardiovascular disease in near future. So इसके लिए अब ये देख लें कि हमने इसको कोरिलेट कैसे करना है. इट इज़ वी आर बीइंग अ डॉक्टर, हम इसको सिर्फ जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में आपके पास इफ़ अ पेशेंट कम्स विद अ डेंटल प्रॉब्लम तो आप उसमें पूरा उसका एक हिस्ट्री हम लेते हैं. इवन वी गो फॉर आस्क फॉर कोमॉर्बिड्स एंड एस्थेटिक्स में भी हम जब भी कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो वी गो फॉर दिस थिंग कि हम उसका मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर ले लें. इसमें भी इसी तरह से यू हैव टू गो थ्रू ऑल द मेडिकल कॉजेज़. अब हम जब बात करेंगे कंपैरिजन की कि पी शॉट वर्सेस बो शॉट, द बोटॉक्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन. पी शॉट इज़ बेसिकली देयर इज़ नो बेसिक नॉलेज बिहाइंड पी शॉट. मैं जब कंपैरिजन करूंगा पी शॉट का, इट्स अ वेरी गुड थिंग. न्यू वास्कुलराइजेशन करवाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराता है. दीज ऑल बीन सेड बाय मेनी आर्टिकल्स. बट उसमें द रिजल्ट्स अगर हम क्लिनिकली प्रैक्टिकली बात करें तो आई हैव नॉट सीन अ वेरी हैप्पी पेशेंट आफ्टर टेकिंग पी शॉट. अब एक तो ये है कि यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल सेशन इन पी शॉट, जबकि बो शॉट में आपको वंस इन अ 6 मंथ एक सेशन ही लेना पड़ता है. देन हम बात करते हैं कि पी शॉट आप जब कराते हैं तो आपको मल्टीपल सेशन एवरी मंथ में आपको एटलीस्ट 4 to 6 वीक के गैप से यू नीड टू रिपीट इट. एंड बो शॉट में हम सिर्फ 4 साइट्स पे सिंगल इंजेक्शन देते हैं. लाइक 6 months और एक इंजेक्शन. Yes. तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम यू हैव टू रिपीट इट? 4 to 6 मंथ के बाद आप इसको रिपीट करवा सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन ये तो कंडीशन. टोटल कितने इंजेक्शंस उस पे भी मैं आता हूँ. हम कंपैरिजन कर रहे थे पी शॉट का. सेकंड चीज़ ये है कि पी शॉट इज़ मोर पेनफुल. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू प्रिक मोर देन 4 टाइम. इन बो शॉट हमें वंस 4 टाइम ही सिर्फ प्रिक करना है एट 4 साइड्स पे. और पी शॉट कॉस्ट अ लॉट बिकॉज यू हैव टू गो फॉर 4 to 6 सेशन. और इसमें आपकी पी शॉट के अगर 2 सेशन एंड बो शॉट का 1 सेशन प्राइस इज इक्वल. सो दैट इज़ वेरी कंपैरेटिव. फिर पेशेंट अवेलेबिलिटी टाइम नहीं है आजकल किसी के पास. एंड इफ यू हैव टू कम फॉर 6 to 4, दैट इज़ अनदर स्ट्रेसफुल कंडीशन कि आप पेशेंट को और स्ट्रेस दे रहे हैं कि बार बार आना है. सो इसमें ये ऑल फैक्टर्स व्हेन यू वी काउंट आउट ऑल द फैक्टर्स सो द पॉइंट्स गोज टू बो शॉट. हाँ. So total cost क्या होती है for the Botox for erectile dysfunction? Total cost, being a pioneer of this procedure, I would not disclose the cost because it depends upon where you are practicing. फिर product की बहुत इसमें the you know that But Botox. Any range bracket? It's between 40 to 80,000 and it's around 50 to 1 lakh. You can say that. But depend करता है कि हम कौन सा product use कर रहे हैं. जैसे मैं अपने patient को explain कर देता हूँ कि we will be using the Korean product, द यूरोपियन प्रोडक्ट और द अमेरिकन वन. आपको पता है कि बोटॉक्स में वी हैव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड तो वो उस हिसाब से देन जो डॉक्टर अपनी सर्विसेज चार्जेस उस हिसाब से मैनेज करते हैं. तो डॉक्टर सुभान, एज यू टोल्ड कि ये सिर्फ 4 साइट्स पे लगता है. yes. आपको ज़्यादा प्रिक्स नहीं करने होते. तो इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैं अपनी कॉन्फ्रेंस में भी बोलता हूँ कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर तरीके से ना की जाए. तो इफ़ अ person is performing it very efficiently तो there have been no side effects reported till now. अभी तक इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं रिपोर्ट किए गए जिससे पेशेंट की नॉर्मल हेल्थ की तरफ या उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो. इट्स बीइंग सेड कि ये ऑफिस प्रोसीजर है, आप आएंगे 20 to 30 मिनट्स में आफ्टर नमिंग टू मेक इट पेनलेस. हम नमिंग के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं और कोई ऐसा पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं नोट किया गया. नॉट इन माई प्रैक्टिस फ्रॉम 2015 अभी तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट आर्टिकल नहीं आया जिस पे हम इस पे ये टेंशन लें कि ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा. या कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आता है कि अगर आप इरेक्शन बेटर कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो लॉन्ग टर्म इरेक्शन में चला जाएगा और फिर उसको विदाउट एनी स्टिमुलस वो इरेक्शन में ही रहेगा. तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो देयर हैव बीन नो रिपोर्ट ऑफ प्रेपिज्म. बेसिकली दैट टर्म इज़ कॉल्ड प्रेपिज्म, जिसमें आपकी विदाउट एनी स्टिमुलस द लॉन्ग टर्म इरेक्शन रहती है विच बिकम्स पेनफुल फॉर द पेशेंट. तो इस तरह का कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नोट नहीं किया गया. मेरी अपनी अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, जितने पेशेंट अभी तक मैं परफॉर्म कर चुका हूं बीइंग ए पायोनियर एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन. आई डोंट थिंक इट्स अ फैक्ट दैट आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान जो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं या जिस पे बात कर रहे हैं. मेरे जितने भी इस्लामाबाद में क्लिनिक्स हैं वी आर ऑफरिंग दिस ट्रीटमेंट एट एवरी क्लिनिक. और अभी हमने लाहौर में भी इसको स्टार्ट कर दिया है. आई विल बी विजिटिंग इन लाहौर टू और हम यहाँ पे भी इसको परफॉर्म करेंगे. सो अभी तक कोई ऐसे केस रिपोर्ट्स नहीं आए. पाकिस्तान
हिंदुस्तान के लिए एक नया टॉपिक है, इसलिए मैं इस पे प्रॉपर एक केस रिपोर्ट्स भी लिख रहा हूँ ताकि हम इसको फ्यूचर में पब्लिश करके बाकी लोगों के लिए भी हेल्प का अवेयरनेस कर सके और प्रॉपर साइंटिफिक अवेयरनेस। इट्स नॉट लाइक कि आपने बात कर दी, मैंने कर दी, किसी और ने कर दी और चलो जी ठीक है जी उनने कहा था इसलिए। नो, इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड डाटा होगा जिस पे हम प्रॉपर सीनियर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम इसकी प्रॉपर नेशनल लेवल पे इसको पब्लिश करवाएंगे और फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे ताकि इसकी अवेयरनेस विद क्रेडिबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो नेशनल लेवल पे हो और साइंटिफिक उसके एविडेंस के साथ हो। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कोई क्राइटेरिया होता है? डू वी हैव टू चूज द सूटेबल कैंडिडेट्स ट्रीट करने के लिए या सभी डिसफंक्शन पीपल को हम ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आती है कि कहीं जगह पे ये मेंशन हुआ कि दोज पीपल हु हैव बीन थ्रू फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जस्ट लाइक वाइग्रा एंड दीज काइंड ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो उनमें I have treated many patients who have not been through any pharmacological treatment. You don't need to wait. आपको बिकॉज ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसमें कोई आपको इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जिनके लिए आपको टेंशन होगी कि नहीं अभी वेट कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दैट एंड दिस एंड दैट, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी। इफ़ अ पेशेंट इज़ डायग्नोस्ड केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसमें मैं डायग्नोस्ड केस मैंने इसलिए ये टर्म यूज़ की है कि कुछ लोगों के कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं रिकॉर्डिंग द मेल सेक्सुअल हेल्थ। मेल्स को कुछ बीइंग अ मेल आई नो के कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं अपनी बॉडी के, यू नो बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर इज़ अ वेरी कॉमन। तो प्रॉपरली डायग्नोज केस हो जिसमें वाकई ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अब उसको हमने डायग्नोज कैसे करना है वो एक डॉक्टर डायग्नोज करेगा आफ्टर प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड फ्यू इन्वेस्टिगेशंस। कुछ ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इसका जो डायग्नोसिस है उस पर हम प्रॉपर फैक्ट बिठा सकते हैं कि हाँ this is the case of erectile dysfunction, or every erectile dysfunction case is a candidate of Beauchart for erectile dysfunction. There is no harm कि old age हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ये कि पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज डायबिटीज़ ऑल्सो अफेक्ट योर मेल सेक्शुअल प्रॉब्लम। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है जिसमें उनको इरेक्शन के, टाइमिंग के ये इश्यूज आते हैं, तो वो उनके लिए इज़ अ वेरी हेल्पफुल प्रोसीजर। तो इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है या वो वाला तो आप नहीं ले सकते। अदर देन डायबिटीज़ ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं या क्या डाइट से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? हाँ, डाइट में वो जैसे क्रोनिक स्मोकिंग, ठीक है, जिस तरह वो ओरल हाइजीन को डैमेज करता है व्हेन वी टॉक अबाउट, तो वो ओरल हाइजीन से लेके आपके लंग्स एंड हेयर। सो डाइट में आपकी जितनी फ्रेश डाइट एंड हेल्दी डाइट होगी, लेस शुगर। देखिए हम लोग तो कहते हैं ना कि चाय में भी चीनी ना हो तो पीने का मज़ा नहीं आता, लेकिन चीनी इज़ नॉट अ गुड फॉर हेल्थ, तो उससे बेहतर यही है कि जितनी हेल्दी डाइट होगी। अब हेल्दी डाइट में क्या आता है, आई यूज़ टू से टू माई पेशेंट कि सब कुछ खाएँ, साफ़ ताज़ा और सब कुछ खाएं, इसमें कोई प्रॉपर नहीं है। हाँ, जैसे मैंने स्मोकिंग का जिक्र किया कि स्मोकिंग इज़ कॉज ऑफ मेनी डिजीज़ इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो हमने उसको बचाना है। तो उसकी वजह से ये भी बिल्कुल आपने बोला कि डाइट से मैटर करता है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज जैसे आपने बोला तो बिल्कुल कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि अक्सर जिम ट्रेनर्स अपने लोअर एब्डोमेन फैट के लिए परफॉर्म की जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं फॉर दिस इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो जब हम ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप साथ साथ ये मेजर्स भी लेंगे तो यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स एंड फिर आपको मल्टीपल टाइम उस प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। अच्छा, यू नो बीइंग अ डेंटिस्ट, लेट मी टेल यू दैट पुअर ओरल हाइजीन आल्सो अफेक्ट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओह, दैट्स अ गुड फैक्ट। बिकॉज रिसर्चेस हैव शोन कि जिन पेशेंट्स को पेरियोडोंटल डिजीज होती है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस आर 3 times हायर देन अ नॉर्मल पेशेंट, क्योंकि जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है गम्स की, इट डैमेजेस द एंडोथेलियल सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाता है। सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन सम मेल्स। सो बात वही आ जाती है कि हमने स्टार्ट से स्टार्ट करना है कि बेसिक सफाई निस्फ ईमान है, मतलब मुंह से स्टार्ट करते हुए आपके सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो सफाई निस्फ ईमान है, आप अपनी सफाई का ख्याल रखें और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से कट ऑफ कर जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुभान, एंड आई वुड वांट टू नो कि अगर आप पेशेंट्स को जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है कोई मैसेज देना चाहते हो। पेशेंट से मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करें,
हकीमत की जो हिकमत है और हकीमों की स्पोर्ट्स लेना बंद कर दें, अपने गुर्दों को बचा लें। अभी भी वक्त गया नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र कर रहे हैं, वो डॉक्टर से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम किसी हकीम की सपोर्ट ले लें। तो प्लीज़ इसको डिस्कस करें। आप इसको छुपा के मत रखें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो चूज़ योर डॉक्टर। इवन आई एम अवेलेबल, आप मुझे ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। आप ज़रूर इसको, तो ट्रीटमेंट आज के दौर में हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट है, तो आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है। और बताएंगे आप तो हम आपको समझाएंगे। तो आप बताएं और हम समझाएंगे और फिर इलाज की तरफ भी चलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ुबान, इट Welcome, वाज thank वेरी you. इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी एज़ वेल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।